हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। आज है 1 जनवरी 2025 और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। यह नव वर्ष आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, हर्ष, उल्लास, शांति लेकर आए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो। क्लास 10th में और 12th में अगर आप हो तो आप उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर पाएं, यही हम भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज नव वर्ष 2025 पर हम आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10th और 12th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स का हर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 शॉट, एक चैप्टर एक वीडियो कराएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि इन्हीं वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आज ये पहला वीडियो है क्लास 10th के पहले चैप्टर का, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 1 शॉट है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ऑब्जेक्टिव है, बड़े नंबर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MP सेंटर पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप हमसे इन सब जगहों पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि फ़ायदा आपका है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। एकदम हलवा सवाल। हमारे करने से पहले आप उत्तर बता दीजिए और कितने सवाल आज आप अपने मन से कर लेते हैं इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन बनाए गए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है। सवाल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 156 को हम लोग ऐसे ही काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 तेईं 6, 2 9 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी जो आपका 156 है बच्चों, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 13। ठीक है, यानी 156 को क्या लिखा जा सकता है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 घाते 2 गुणी 3 गुणी 13। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 2 घाते 2 गुणी 3 गुणी 13। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी एकदम एग्जैक्ट यही आपका दिया हुआ है। तो ये आपका ठीक है राइट आंसर है। ठीक, तो पहले का बी आपका सही है बच्चों। कैसा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल और मोस्ट IMP हम कहने हैं। ये क्वेश्चंस आपका जो है वो IMP है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों, ध्यान से आप देखिए। कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा।
देखिए ध्यान से सवाल को समझिएगा। सबसे पहले क्या कहा है, 65 और 117 के HCF को, तो आप 65 और 117 का पहले HCF तो निकालिए। 65 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से आप देखिए, 65 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप कहेंगे 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13, 13 पचे 65 होता है, बिल्कुल सही है सर। 117 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 13 नवैया 117 होता है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 117। HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 65 और 117 का HCF कितना हो जाएगा बेटा बोलो, तो कहेंगे HCF में कॉमन खोजा जाता है, तो एक चीज कॉमन मुझे दिख रही है 13, दोनों में 13 है, 65 में भी 13 है और 117 में भी 13 है, तो इसका जो HCF आएगा वो 113, HCF आपका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 13, HCF कितना आ गया, 65 और 117 का 13, लेकिन कह रहा है जो HCF है वो 65m माइनस 117 है। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार कि जो HCF दिया है, HCF जो दिया है वो कितना है, 65m माइनस 117 है, ये HCF है, लेकिन मैंने निकाला HCF इतना आया है, यानी 117 बच्चों प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 65m इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, 65 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 130 के बटे 65 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो राइट आंसर इसका कितना है, बी है बच्चों, राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल था ये, और जितना बेहतरीन सवाल था उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम में आएगा। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम अच्छे से आप एग्जाम में करके इस क्वेश्चन को तब ही जाइएगा। कितना आसान है, बस ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQP हो। AB अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एलसीएम बताइए, PQ का एलसीएम बताइए बच्चों। चलिए ध्यान से हम एलसीएम निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से आप देखिए, दो संख्याएं हमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है PP इज इक्वल टू AB स्क्वायर, Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया हुआ है, A क्यूब P। अगर मुझसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ P एंड Q पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, प्रत्येक पद की उच्चतम घात लेता हूं। जैसे दोनों में A की उच्चतम घात कितनी है, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है वो लूंगा, इसमें B की उच्चतम घात कितनी है वो लूंगा। तो एलसीएम कितना होगा बच्चों, जैसे A की घात यहां 1 है, A की घात 3 है, तो उच्चतम मुझे लेना है, तो उच्चतम हो जाएगा बच्चों A क्यूब। B की उच्चतम घात कितनी है, B स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा घात लेना है। इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो A की ज्यादा घात किसमें है, कहेंगे इसमें है, तो वो वाला ले लो A क्यूब। इसमें भी B है, इसमें भी B है, प्रत्येक पद कोई छूटना नहीं चाहिए। B की उच्चतम घात इसमें B स्क्वायर है, तो हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर एलसीएम। A क्यूब B स्क्वायर कौन सा उत्तर सही होने वाला है, आप बोलेंगे आंसर नंबर B। जितने भी सवाल अभी हम लोग लगाए हैं उन सबका राइट आंसर B ही आ रहा है, सबका राइट आंसर B ही आ रहा है।
अच्छा चलो बच्चों, इसी में अगर मैं आपसे पूछ दूं एलसीएम बताओ यार, इसका एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो, तो कहेंगे एलसीएम पी होता है ए बी स्क्वायर, क्यू दिया हुआ है ए क्यूब बी, एचसीएफ आप हमसे पूछ रहे हैं पी और क्यू का, तो प्रत्येक की न्यूनतम घात लिया जाता है एचसीएफ के लिए, कम से कम वाली घात, कम से कम वाली घात। तो यहां ए कितनी बार, 3 बार, सॉरी 3 बार यहां, 1 बार यहां, तो कम से कम कितनी बार है, तो आप बोलेंगे 1 बार, तो इसलिए ए लेंगे। यहां बी कितनी बार, 1 बार, यहां कितनी बार, 2 बार, तो कम से कम न्यूनतम घात यानी ये होगा। एचसीएफ पद की जो न्यूनतम, उभयनिष्ठ पद की न्यूनतम घात लिया जाता है, और एलसीएम प्रत्येक पद की उच्चतम घात लिया जाता है। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड घातों का योग ज्ञात कीजिए। मुझे टाइप्स ऑफ सवाल कराने हैं ना यार, टाइप्स ऑफ सवाल मुझे कराने हैं। क्या सवाल क्या है कि 144 में जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करूंगा। तो 2 से काटेंगे बच्चों 72 आएगा, 2 से काटेंगे 36 आएगा, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। यानी 144 बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे 2 कितनी बार आया है, 4 बार, यानी 2 के घाते 4 लिखा जाएगा। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 के घाते 2 लिखा जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 144 का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब बोला है घातों का योग बताओ, घातों का योग बताओ, घातों का योग। तो कितना आसान सा सवाल बन गया बच्चों। घातों का योग कितना होगा, बोलेंगे 4 इधर घात है, उधर 2 है, तो 4 2 6 होगा, और राइट आंसर इस बार चेंज हो गया है टी, ठीक है, डी। आपका आंसर कौन सा होगा, डी। 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का जो योग आएगा वो कितना आने वाला है, यहां पे 6 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है, मतलब ऐसी कोई संख्याएं नहीं होती जो उनको काट दे। क्या यह सह अभाज्य है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 14 और 35 7 से कट जाएंगी। सहभाज्य मतलब किसी से कटनी नहीं चाहिए, केवल और केवल किससे कटेंगी, 1 से, तो ये सह अभाज्य नहीं है। क्या ये सह अभाज्य है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 31 से कट जाएगा, 31 से कम 31, 31 3 93। क्या ये सहभाज्य है, बिल्कुल, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 को भी काट दे और 35 को भी काट दे। देखिए ये सहभाज्य नहीं है, 32 62 सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 32 62 2 से कटने वाले हैं, 2 से कटने वाले हैं। लेकिन 18 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, इसलिए सहअभाज्य क्या होगा,
सहअभाज्य क्या होगा बच्चों? 18 और 25। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो सदैव 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर देखने को मिले। ठीक है, जरूर देखने को मिले, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। जैसे ही पूछेगा बड़ी से बड़ी तो जान जाइए आपको HCF निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, आप जान जाएंगे LCM निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो, क्या होगी वो संख्या? कौन है? 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। यानी 22 से इसमें भाग में शेषफल 5 होगा, इसमें भी भाग देने पर शेषफल 5 होगा। सवाल लगाने का तरीका देखिए कैसा है। ध्यान से बच्चों देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 में भी भाग दे, 1037 में भी भाग दे, उसी संख्या से, और भाग देने पर हमेशा शेषफल 5 बचे। अच्छा यार, शेषफल 5 बचे। संख्या हमारे पास क्या है बच्चों? संख्याएं हमारे पास क्या है बच्चों? संख्या है 245 और 1037। भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? भाग देने पर शेषफल 5 बच रहा है। तो जितना शेषफल बचे वही घटा दो। भाग देने पर, चूंकि भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, 5 बचता है। जितना शेषफल बचेगा उतना हम लोग घटाएंगे, बचता है। अतः 245 में से 5 बराबर 240, व 1037 में भी 5 बच रहा है तो 5 घटा देते हैं, यानी 1032 का HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे। HCF क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास कौन सी है? 240। 240 का मैं फैक्टर कर लेता हूं। 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 60 आएगा, फिर 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर बच्चों 5 से कटेगा 1 आएगा। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 1032। 1032 का भी मैं फैक्टर कर लेता हूं। 2 से काटिए 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। ठीक है, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 129। 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 43 अभाज्य संख्या है, 43 से कटेगी 1। मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है HCF। और HCF क्या होता है? HCF कॉमन जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन। जैसे यहां 2 है, यहां 2 है, बिल्कुल है, लिख लीजिए। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, ये 2 है लेकिन यहां नहीं है। 2 कितनी बार कॉमन है बच्चों? 3 बार। तो 2 घाते 3 कॉमन है। 3 यहां भी है, यहां भी है, तो 3 भी कॉमन है, कॉमन कर लिया। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा HCF कितना है? 2 के घाते 3 यानी 8 त्रिक 24, यानी हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो 24 होने वाला है। और 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 24 ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है।
किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कितना बेहतरीन सवाल था ये, और पोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की। तो कैसे लगाना है ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अंतर सवाल में समझिए, यहां छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इससे, इससे और इससे भाग दे तो हमेशा शेषफल कितना बचे? 7। इसके पहले वाले सवाल में क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, लेकिन इससे भाग दे, और इससे यानी LCM निकालना है। इससे मतलब LCM निकालना है बच्चों। इस सवाल में मुझे क्या करना है? इस सवाल में मुझे क्या करना है? ध्यान से सवाल को समझिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब LCM निकालना है। कौन सी संख्या हमारे पास दिया है? 35, 56 और 91। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? LCM निकालूंगा। किसका निकालूंगा? 35, 56, 91। ओके, ठीक है सर। 35, 56, 91 का LCM मैंने बहुत सारे तरीके से आपको सिखाया। आप ऐसे निकाल लीजिए जो बचपन से करते आए हैं। 2 से कट जाएगा बच्चों 35, 28, 91। फिर 2 से काटेंगे 35, 14, 91। फिर 2 से कटेगा बच्चों 35, 7, 91। 5 से काटिए, 5 सते 35, 7 नहीं कटेगा। 91 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 13 सते 91। फिर 13 से काटिए बच्चों, 1, 1, 1 आएगा। इतना तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। एलसीएम कैसे निकलता है? आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन से। किसका किसका? 2 गुणे, जो भी आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। इन सब का गुणा कर दीजिए, इन सब का गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 13 सते 91। 91 का गुणा मुझे 40 में करना है, तो 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 0 बढ़ा दिया, यानी 36 40 आ रहा है बच्चों। एलसीएम कितना आया? 36 40। एलसीएम कितना आया? 36 40। लेकिन ये ऐसी संख्या है, 36 40 ऐसी संख्या है जो 35, 56 और 91 को पूरी तरह से काट देती है। हमें पूरी तरह से काटना नहीं है, हमें इस प्रकार से काटना है कि शेषफल कितना बचे? 7 बचे। तो इसमें मैं 7 जोड़ देता हूं, 7 जोड़ देता हूं। मैं जब 7 जोड़ दूंगा तो हमेशा भाग देंगे। जैसे अभी ये संख्या 35 से पूरी तरह से कट रही है, 7 जोड़ देंगे तो 7 शेषफल बचने लगेगा। अभी ये संख्या 56 से पूरी तरह से कट रही है, 7 जोड़ दूंगा तो 7 शेषफल बचने लगेगा। अभी ये संख्या 91 से पूरी तरह से कट रही है, 7 जोड़ने पर ये क्या होगा? 7 शेषफल बचने लगेगा। अतः अभीष्ट संख्या जो होगी, अतः अभीष्ट संख्या यहां जोड़ना है। अभीष्ट संख्या कितनी होगी बच्चों? 36 40 में हमें 7 जोड़ना है, यानी 36 47 आएगा। और उत्तर यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 36 47 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 35, 56 और 91 को भाग देने पर हर कंडीशन में 7 शेषफल बचाएगा। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ
70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है। 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 5। 125 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 8। क्या ऐसा सवाल आपने नहीं पढ़ा? ये वाला सवाल 245 1037 को विभाजित करने पर हमेशा 5 बचना चाहिए, लेकिन यहां पे बच्चों ऐसी संख्या बताना है जिसमें मैं उस संख्या से 70 में भाग दूं तो शेषफल 5 बचे, 125 में भाग दूं तो शेषफल 8 बचे। मैं क्या करूंगा? पहले घटाऊंगा, शेषफल वाली चीज घटाऊंगा। संख्या हमारे पास क्या है? पहली संख्या क्या है? चूंकि शेषफल क्या बच रहा है बच्चों? शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है? 5 और 8 है। 5 और 8 है, मतलब पहली वाली संख्या में भाग देने पर शेषफल 5, दूसरी संख्या में भाग देने पर 8 बचता है। तब संख्या क्या होगी? तो संख्या मुझे घटाना पड़ेगा। बोलो बेटा, संख्या 70 माइनस 5 यानी 65 होगी। 125 में से 8 घटाना है क्योंकि दूसरी संख्या का शेषफल 8 बच रहा है, तो 117 होगा। और 65 117 का HCF ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो 65 117 का HCF 13 होगा। आप जानते हैं 65 65 को क्या लिख सकता हूं? 5 गुणे 13। 117 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 और 13 9 या 117 13। तो HCF क्या होगा बच्चों? HCF कॉमन पोर्शन, कॉमन यहां और यहां मिला, यानी HCF कितना? 13। और यही 13 आपका क्या है? आंसर है। अब मुझे उम्मीद है ऐसे सवाल, देखिए यहां पे आपका उत्तर दिया हुआ है। अभी पहली बार ए किसी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का ए सही हुआ है, ठीक है। तो HCF 13 होगा। ऐसे सवाल आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 भी बहुत अच्छा सवाल है और प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आइए एग्जाम में। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 है, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है और HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या दिया है? ध्यान से देखिए, क्या दिया है? ध्यान से आप देखिए। एक फार्मूला मैंने आपको चीख करके बताया था। क्या? फर्स्ट संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। बच्चों पहली संख्या क्या मुझे दिया है? हाँ, एक संख्या 12 है तो 12 दिया है तो 12 लिखो। दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। HCF दिया है बेटा? दिया है, HCF 3 है। LCM दिया है बेटा? LCM सवाल पढ़िए 60 है। मुझे क्या करना है? दूसरी संख्या निकालनी है। तो 12 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 3 गुणे 60 के बटे 12। और इधर देखिए 12 कम 12, 12 पचे 60, यानी 5 तिहाई 15। ये उत्तर आपका हो गया। कितना आसान सा सवाल। आंसर नंबर बी, ठीक, आंसर नंबर बी। इसको डिलीट करते हैं, इसको साइड में करते हैं। ओके, आंसर नंबर बी 15, ठीक। तो ये आसान सा सवाल नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑब्जेक्टिव में आने के सवाल इसके भी चांसेस हैं। एक शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य के इतर, शून्य के अलावा। शून्येतर मतलब रियल नंबर में सारी एलिमेंट ले सकते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर मतलब शून्य के अलावा जो परिमेय संख्या है, शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगी बच्चों। इसका राइट आंसर आपको ये है। कैसे है मैं बता देता हूं। एक कोई आपको शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या क्या होता है? शून्येतर मतलब शून्य के इतर यानी शून्य के अलावा। शून्येतर मतलब शून्य नहीं लेना है। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्येतर परिमेय संख्या का अर्थ है, आप लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, का अर्थ है शून्य के अलावा सभी परिमेय संख्या, शून्य के अलावा सभी परिमेय संख्या, शून्य भी परिमेय संख्या लेकिन शून्येतर में शून्य नहीं आएगा, शून्य के अलावा सभी परिमेय संख्या। अब सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या लीजिए, मतलब शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। चलिए मैं 5 ले लेता हूं। गुणा करना है, गुणनफल मतलब गुणा करना है एक अपरिमेय संख्या के साथ, तो मैं करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं। जो आएगा 5 करड़ी में 2, यही ना आया? ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, कोई डाउट? तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर के आईएमपी, उनको मैंने करा दिया। अब कुछ बड़े क्वेश्चन की बारी है। बड़े क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको देखते हैं। सरल सरल क्वेश्चन हमने लिया है, खूब मजा आएगा बच्चों, आपको खूब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इधर है, 13 इधर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने एक ही फ्रेम में ले लिया है दोनों को। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। संख्या क्या दिया हुआ है बच्चों? 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 लोगों से कटने चाहिए। अभाज्य संख्या कम से कम 2 लोगों से कटता है, भाज्य संख्या कम से कम 3 लोगों से कटता है। तो बच्चों इसमें देख लीजिए ध्यान से, 3 × 5 = 15, 15 सत्ते 105 और 105 प्लस 7 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये किससे कटेगा? जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं जो कट जाएगा, से भाज्य है। ठीक, से भाज्य, हमें तो केवल 3 ही चाहिए ना, से भाज्य है। ये 7 से भी कटेगा, से भाज्य है। 3 से कट गया तो भाज्य है, 3 से कट गया तो कंपोजिट नंबर है। 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 3 लोगों से कट रहा है ना, इसलिए भाज्य है। जो 1 2 4 से भाज्य है। अतः बच्चों 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है मैं नीचे लिख देता हूं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 3 गुणनखंड हों।
जिनके 3 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या मतलब जिनके 3 गुणनखंड हो। तो मैंने 3 गुणनखंड दिखा दिया, जो संख्या दिया है उसका 3 गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। जो संख्या सवाल में दिया हुआ है उसके कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो भी बहुत आसान है, 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 अभाज्य संख्या a व b का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि a व b अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या का HCF सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। HCF A और B का हमेशा 1 आएगा, HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 हो सकता है। कोई 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, 15, 17, 1 HCF होगा। कोई भी अभाज्य संख्या आप 2 लीजिए, उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। आगे देखिए बच्चों, LCM ऑफ AB, 2 अभाज्य संख्या का LCM सीधा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या कौन है? A और B। तो A और B का मैं क्या कर दूं? गुणा कर देता हूं। A और B का मैं क्या कर दूं? गुणा कर देता हूं। तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होता है बेटा। और LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चंस में 2 नंबर में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी छोटे छोटे हैं। हम लोग ले रहे हैं 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF कितना होता है। इसको मैं छोड़ देता हूं, आप लोग बताइएगा कि यार 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF क्या होता है। 2 अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 आएगा। 13, 15, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए बच्चों, 13, 17 ले लीजिए, 19, 23 ले लीजिए, कोई 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनका HCF हमेशा 1 आएगा। लेकिन 2 क्रमागत विषम संख्या है, 2 क्रमागत विषम संख्या है बच्चों। बेटा 2 क्रमागत विषम संख्या जो होती है ना, 2 क्रमागत विषम संख्या जो होती है ना, विषम संख्या का HCF, 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF सदैव 1 होता है। 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF सदैव 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो बच्चों, एग्जाम्पल अपने मन से आप ले लो, कुछ भी 2 क्रमागत विषम संख्या ले लो। जैसे मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 25 और 27। 25 और 27 का HCF कितना होगा? ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 को भी काट दे, 27 को काट दे? 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF, क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या लेनी है, ऐसा नहीं 1 ले रहे हैं दूसरा, 1 ले रहे हैं तीसरा। क्रमागत विषम संख्या का HCF हमेशा 1 आएगा। इधर एक और बेहतरीन सवाल, सवालों की लड़ी है यार, इतने सवाल हैं, इतने टाइप्स के सवाल हैं, मजा आएगा आपको। सवाल नंबर 15 कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्या का HCF बताओ। 2 क्रमागत सम संख्या कोई भी ले लो बच्चों, एग्जाम्पल समझाते हैं फिर आपको फैक्ट लिखवाते हैं। 2 क्रमागत सम संख्या आप अपने मन से कोई ले लो। 2 क्रमागत सम संख्या बेटा आप अपने मन से कोई ले लो। जैसे मैंने ले लिया 10 और 12, HCF निकालो 10 और 12 का।
ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 को भी काट दे, 12 को भी काट दे? आप बोलेंगे 2 है। बड़ी से बड़ी संख्या 2 है। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेंगे, सम संख्या लेंगे, कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या बेटा आप लेंगे, उसका एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। निकाल के चेक करिए आप। कोई भी क्रमागत संख्या लीजिए, कोई भी क्रमागत सम संख्या, उसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये फैक्ट है, मैं इसको लिख देता हूं। क्या? 2 क्रमागत सम संख्या का HCF, 2 क्रमागत सम संख्या का HCF सदैव 2 होता है। 2 होता है। कुछ बेसिक नोट पॉइंट मैं बेटा लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 जानते रहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बेटा। ये फैक्ट आप याद करके रखिएगा। दूसरा फैक्ट आप याद करके रखिएगा, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताओ, तो 4 दूनी 8। ठीक है, कोई डाउट? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर वाले करा दिए हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस की बारी आई है, और एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं लेकर आ गया हूं, जिनके पूछे जाने के चांसेस रहते ही हैं। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता ही है, वो क्वेश्चन लेकर आ गया हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, और सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लास 9th में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं कि अगर संख्याएं रूट में से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, रूट के अंदर ही पड़ी हैं, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। रूट में 21, रूट में 7, रूट में 5, रूट में 11, रूट में 10, ये सारी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट में से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों होती है अपरिमेय, ये प्रूव करना है क्लास 10th में। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलता हूं। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर से इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लिख के लीजिएगा हमसे, और जब आपका पेपर होगा तो मैं लेकर आऊंगा। देखिए क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। सबसे पहले कराया कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे बच्चों मान लिया जाता है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मानो, क्या मानेंगे? माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा है कि सिद्ध करो अपरिमेय है, और आप मान रहे हैं कि परिमेय है। हाँ बच्चों, विरोधाभास से इसे सिद्ध किया जाएगा। उसने क्या कहा? सिद्ध कीजिए कि यार ये अपरिमेय है। मैंने कहा नहीं चलो अपरिमेय नहीं, परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो परिमेय के डिफिनीशन से क्या लिख सकते हैं? करड़ी में जो 3 है बच्चों, वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और P व Q सह अभाज्य हो। ये सह अभाज्य क्या होता है? ये सह अभाज्य क्या होता है? अरे पागल, अभी इसी वीडियो में मैंने किसी सवाल में बताया था कि सह अभाज्य क्या होता है।
सहअभाज्य संख्या मतलब HCF एक होगा, वो एक के अलावा किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है। सहभाज्य मतलब वो एक के अलावा किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। वही हमने माना है कि करड़ी में 3 बराबर P अपान Q, P अपान Q मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, PQ सहअभाज्य है, यानी P और Q किसी से कटेंगी नहीं। मैंने क्या किया, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आई होप आपको दिख रहा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। P अपान Q है तो P अपान Q का स्क्वायर होगा। स्क्वायर करड़ी लगा हुआ है, कट जाएगा। 3 बराबर आएगा P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। Q स्क्वायर बच्चों भाग में उधर जाएगा गुणा में, यानी P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये P स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो आप कहेंगे P स्क्वायर 3 से कट रहा है मतलब P स्क्वायर में मुझे भाग देना पड़ेगा 3 का। P स्क्वायर किसके बराबर है, 3Q स्क्वायर के बराबर है। 3 से, हाँ सर कट रहा है, P स्क्वायर 3 से कट रहा है, P स्क्वायर 3 से कट रहा है, ये बात तो है। P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और आप ये भी जानते हैं अगर P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो नियम है उसका रूट भी 3 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा। दिस इंप्लाइज दैट P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा, यानी बच्चों P 3 से कटने वाला होगा। P 3 से कटने वाला होगा। P चाहे जो होगा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन चाहे जो है वो 3 से कटेगा। यानी P क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे P हो सकता है 3, 6, 9, 12 ... 3 से कटने वाला हो सकता है, यानी 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, यही होगा ना। हाँ सर यही होगा। क्या इस P को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P बराबर है 3C, जहां C बराबर 1 2 3 4 5 है। C बराबर 1 2 3 4 5 है। हाँ सर लिख सकते हैं। C बराबर 1 रखेंगे, 3 1 कम 3, 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9। P बराबर 3C समीकरण 1 में रख दीजिए। P बराबर बच्चों 3C, P बराबर 3C समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण 1 यहां है, P स्क्वायर है, P की जगह कितना रखना है, 3C का स्क्वायर, फिर 3Q का स्क्वायर है। ओके सर, 3 का स्क्वायर 9C का स्क्वायर, C स्क्वायर 3Q का स्क्वायर, 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9C के स्क्वायर बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3C स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। मैं आपसे एक बेटा प्रश्न पूछता हूं कि क्या Q स्क्वायर 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर Q स्क्वायर
क्यू स्क्वायर में 3 का भाग देकर के मैं चेक करता हूं क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, आप बोलेंगे 3c स्क्वायर, तो 3c स्क्वायर लिख दिया बटे 3, 3 से, हाँ सर पक्का क्यू स्क्वायर पक्का 3 से कटने वाला है, क्योंकि मैंने क्यू स्क्वायर में 3 का भाग दिया, वो पूरी तरह से कट गया। यानी बच्चों क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अच्छा, अभी मैंने बताया अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गया है। पी स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य था तो पी भी 3 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज्य था तो क्यू भी 3 से विभाज्य है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, यानी P व Q दोनों 3 से विभाज्य है। P व Q दोनों 3 से विभाज्य है। अरे सर, ये कैसे हो सकता है? ये तो गड़बड़ है। यहां आपने कहा है कि वो सह अभाज्य है, P और Q सह अभाज्य है, वो एक के अलावा किसी से नहीं कटने चाहिए, और यहां 3 से कट रहा है, यहां 3 से कट रहा है, यानी ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यहां है P व Q किसी से नहीं कटना चाहिए। अगर ये रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तब P और Q किसी से कटना नहीं चाहिए। लेकिन P और Q तो 3 से कट रहा है, जो विरोधाभास है। यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या ये कब होती? जब P और Q सह अभाज्य होता। सह अभाज्य मतलब किसी से कटना नहीं चाहिए था। लेकिन P और Q किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है मतलब ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। जो विरोधाभास प्राप्त होता है, जो विरोधाभास है, और विरोधाभास मतलब क्या? परिमेय का। अतः रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चों, पूरा मैंने प्रूफ आपको करा दिया है। रूट में 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय यार? ये कट रहा है। अगर परिमेय होता तो P और Q किसी से नहीं कटता, लेकिन P और Q 3 से कट रहा है मतलब परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 13 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसे सवालों को इस प्रकार से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला, कि भैया सिद्ध कीजिए 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करें सर? इसको तो और आसानी से हल किया जा सकता है। इसको तो और आसानी से हल किया जा सकता है। कैसे सर? जैसे वहां आपने माना वैसे यहां भी मानेंगे, लेकिन पूरा नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया। 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, मैंने ये मान लिया। ठीक है सर, मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तब आपने बताया था कि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ सर, लिखा जा सकता है। और आपने ये भी बताया था कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और PQ सह अभाज्य है। बिल्कुल।
लिख देते हैं। P व Q सहअभाज्य है, मतलब किसी से कटेंगे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, जानते हैं आप लोग। ये माइनस करड़ी में 3 उधर जाएगा तो बच्चों प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा, यानी 5 बराबर P प्लस Q प्लस करड़ी में 3। ये पूरा बच्चों प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस P बटे Q बराबर करड़ी में 3। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इस वाले को बच्चों बाद में लिखता हूं। 5 P बटे Q, इसको मैं हल्का सा सॉल्व भी कर लेता हूं। Q का गुणा 5 में करेंगे, 5Q माइनस P बटे Q। ये चीज हमारे पास आई है, बच्चों मैं पूछूं ये कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे पक्का परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या मतलब P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। P Q पूर्णांक है तो ऊपर नीचे पूर्णांक भी है, ये परिमेय है। ये कैसी संख्या है सर? अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, तभी तो बराबर हो सकते, नहीं तो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन मैंने प्रूफ किया है कि ये अपरिमेय है, तो पक्का इसे भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय। लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय है। ये परिमेय है बच्चों, P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा तो परिमेय है। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है। अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो नहीं सकता, यानी कुछ तो गड़बड़ है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय। लेकिन ये क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। ये परिमेय हमने मान रखा है वो गलत है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, चूंकि 5Q माइनस P बटे Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं, हमने प्रूफ किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय है। ये गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है ना। और हम ये भी जानते हैं कि करड़ी में 3 यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। तो ये भी बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां बराबर आ रहा है। क्यों बराबर आ रहा है? क्योंकि मैंने गलत मान रखा है। मैंने क्या मान रखा है? 5 माइनस करड़ी में 3 का परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है बेटा। यानी जो विरोधाभास है, दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना, हमने जो माना है वो गलत है। हमारा मानना क्या? 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत है, गलत है। और गलत है इसका मतलब क्या है बच्चों? गलत है इसका मतलब क्या है? अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये
तरीका है आपको परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने का। 5 माइनस करड़ी में 3 परिमेय क्यों है, अपरिमेय क्यों है, मैंने सिद्ध कर दिया। करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या क्यों है, क्लास 9 में आपने पढ़ा था ये अपरिमेय, लेकिन क्यों है यहां हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आई होप चैप्टर फर्स्ट के जितनी भी क्वेश्चन थे, ठीक है, सारी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। आई होप आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे इसके आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो है। तब तक बेस्ट ऑफ लक।